सो नाउ वी विल लर्न कि पुश ओवर एनालिसिस क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट एक्चुअली इज पुश ओवर एनालिसिस और क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मेनली तो ये चीज है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा है ना मास्टर्स का टॉपिक है, मतलब बैचलर्स जो बीटेक वाले हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा एडवांस होगा, पर मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा तुम लोगों को कि तुम लोगों को एकदम सिंपलेस्ट वे में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और करना कैसे है, क्योंकि वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। पुश ओवर एनालिसिस है क्या और हम ईटैब में कैसे करेंगे, बट ईटैब में जाने से पहले वी मस्ट हैव टू सी कि पुश ओवर एनालिसिस का मतलब क्या है ना, और कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स उसमें यूज हो रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, क्या क्या टिपिकल चीजें हमको डालनी है ना, वो सब। तो चलो मैं चालू करता हूँ। तो फर्स्ट स्लाइड हमारी आती है, दैट इज व्हाट इज अ पुश ओवर एनालिसिस। पुश ओवर एनालिसिस होता क्या है। पहली बात, ये एनालिसिस सेस्मिक एनालिसिस का एक, मतलब तुम कह सकते हो एक पार्ट है, क्योंकि मैंने तुमको ध्यान हो तो पहले जब टाइम हिस्ट्री करवाया था और रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कराया था और स्टैटिक एनालिसिस भी जब करवाया था मैंने, इक्विवेलेंट मेथड जिसको कहते हैं वो कराया था, तो मैंने तुमको एक ग्राफ बताया था कि दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। उसमें भी एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये जो पुश ओवर था ना वो नॉन लीनियर था, उस टाइम मैंने स्किप करा दिया था, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। So क्या है, push over is a static non-linear analysis method where a structure is subjected to a gravity loading and a monotonic displacement control lateral load pattern which continuously increases through elastic and inelastic behavior until an ultimate condition is reached. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इस एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ग्रेविटी लोडिंग लग रही होती है, मतलब उसका खुद का जो वेट होता है वो, और उसके साथ साथ में मोनोटोनिक, मतलब कि उसके साथ में सेम बिहेवियर में हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल लेटरल लोड पैटर्न लगाते हैं। एक ऐसा लेटरल लोड लगाते हैं जो एक किसी टारगेटेड डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। जैसे लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरी स्टोरी ऊपर 100 mm डिस्प्लेस करे, तो वो डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए जो बेस शियर या फोर्स लगेगा वो लोड पैटर्न स्लोली धीरे धीरे लगेगा, एक यू कैन से इंक्रीजिव पैटर्न में लगेगा, ठीक है। और इट विल गिव दी इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बिहेवियर, और जो भी बीम कॉलम होंगे उनमें जो भी इलास्टिक बिहेवियर आएगा या जो भी इनइलास्टिक बिहेवियर आएगा, अगर वो प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं तो उसके अंदर भी उसको ये क्या करेगा, कंसिडर करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि हमारे पास कोई एक अल्टीमेट जो कंडीशन को फिक्स कर ले वो रीच नहीं हो जाए, मतलब कि वो या तो स्ट्रक्चर फेल हो जाए या ऐसा कुछ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी खुद की ग्रेविटी लोडिंग और एक लेटरल लोड लगाएंगे हम स्लोली इंक्रीमेंट पैटर्न्स, ठीक है ना। इट विल मूव इन स्टेप, स्टेप में चलेगा, ठीक है। नाउ इट कैन हेल्प डेमोन्स्ट्रेट हाउ प्रोग्रेसिव फेलियर इन बिल्डिंग रियली अकर्स एंड आइडेंटिफाई द मोड ऑफ फाइनल फेलियर। इस पुश ओवर एनालिसिस से क्या होता है, हमको ये पता लगता है कि जो फेलियर होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं और उनका प्रोग्रेस कैसे होता है। मतलब अगर कोई अर्थक्वेक आया और कोई बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ ब्लिंक में गिरती है, बट अगर हम उस पर एनालिसिस करते हैं तो वी कैन प्रिडिक्ट कि भाई हाँ, पहले स्टेप में जब एक्सलेशन आएगा तो इतना होगा, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा तो इतना कुछ होगा, इतना होगा, एंड कैसे कैसे मूवमेंट्स बढ़ेंगे, कैसे मूवमेंट्स घटेंगे, या कैसे फोर्सेस जनरेट होंगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, कैसे शियर आएगा, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव फेलियर चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, लेटरल लोड में रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ बेस शियर इंड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक लोडिंग and its configuration may be proportional to the distribution of mass along the building height, mode shapes और another practical means। मतलब कि जो लोड हम लगाने वाले लेटरल लोड, वो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से लगाता है, या ये एनालिसिस में हम लोग उसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि वो एज अ बेस शियर इंड्यूस होता है। बेस शियर मतलब वो नीचे की तरफ एज ए कॉलम के टॉप और बॉटम में जो शियर फोर्सेस आ रहे हैं, जैसे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो अलग अलग होंगे, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, उसको बेस शियर देगा एक तरीके से हमारी पूरी बिल्डिंग को। तो वो बेस शियर अपने आप को कैसा रेप्लिकेट कर रहा है, जब अर्थक्वेक आएगा और तब जो बेस शेयर बनेगा वो उसको रेप्लिकेट करेगा, उसको एक तरीके से वो उसका कॉपी करेगा यहाँ पे। तो हम वो जो लेटरल लोड लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे। नाउ पुटिंग सिंपली, अगर सिंपली कहा जाए तो पीए दैट इज पुश ओवर एनालिसिस इज अ नॉन लीनियर एनालिसिस। नॉन लीनियर इसलिए मतलब क्योंकि लोड्स इंक्रीमेंट होंगे बट इट विल चेंज, जो डेड लोड्स वगैरह है जो है वो टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे, इट विल नॉट इन अ परफेक्ट वे, ठीक है। प्रोसीजर टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ कैपेसिटी ऑफ स्ट्रक्चर बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट up to its ultimate strength in post elastic region। मेन इसका काम ये है कि जो स्ट्रक्चर है अगर वो उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, दैट इज हिंजेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद कब तक स्ट्रक्चर अपन को हेल्प करके रखेगा, कब तक वो हमारे सारे लोड्स लेके रखेगा बिना फेलियर किए, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वही बात होगी, प्रोग्रेसिव फेलियर देख रहे हैं हम लोग, पर हम यहाँ ध्यान रखना हम लोग प्लास्टिक रीजन में ज्यादा जा रहे हैं, या अपन कहे पोस्ट इलास्टिक रीजन को हम ज्यादा देख रहे हैं,
ठीक है ना। इलास्टिक रीजन क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट वो होता है जहां तक हमारा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा प्लास्टिक रीजन चालू हो जाता है, हम थोड़ी सी भी स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। तो कंक्रीट जैसे हम जाने नहीं देते उसको, बट अगर गया तो क्या, तो दैट्स व्हाई फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द पुश ओवर एनालिसिस, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, in this process the method also predicts potential weak areas in the structure by keeping track of the sequence of damages of each and every member in the structure by use of what are called hinges they hold। अब देखो ये मेन चीज है, ये बोल रहा है इस प्रोसेस में अपन लोग क्या करते हैं, वो पोटेंशियल वीक एरियाज पता करते हैं जो पहले फेल हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, कोई जरूरी नहीं कि सारी बीम और सारे कॉलम एक ही साथ एक ही जगह पे फेल हो जाते, ऐसा कोई जरूरी, ठीक है ना। आपकी ज्योमेट्री अलग होगी, आपका लोड जो लग रहा है वो अलग जगह लगेगा, आपका एक्सपोज फेज अलग हो सकता है, तो हर बीम हर एक कॉलम अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टेप्स होती है, तो स्टेप्स में ईटम हमको बताता है कि पहले स्टेप में इतने हिंजेस जनरेट होंगे, सेकंड में इतने हिंजेस जनरेट होंगे, थर्ड में इतने, और फिर वो हिंजेस कब अपना फेलियर कर देंगे, ठीक है ना। आपने प्लास्टिक हिंजेस पढ़े होंगे, तो हिंजेस पहले हिंजेस बनते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक टाइम आता है जब वो फेल हो जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। आपने प्लास्टिक डिजाइन में पढ़ा होगा, ठीक है, स्टील में। तो वही चीज है यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे हिंजेस की हेल्प लेने वाले, ठीक है। तो अभी मैं हिंजेस के बारे में बताऊंगा क्या है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये ध्यान रखना कि पुश ओवर एनालिसिस के बारे में क्या है। ये एक नॉन लीनियर स्टैटिक केस है, और ये क्या करेगा, प्रोग्रेसिव फेलियर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, स्टेप वाइज हमको बताएगा कि कैसे कैसे कोई बिल्डिंग का एलिमेंट फेल होता है जब अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक आने का हम जो शो करेंगे वो कैसे करेंगे, हम लेटरल लोड्स देंगे इसको, और उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक मेथड भी आगे आएगा, हम उसमें एक डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर देंगे। उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बिल्डिंग को देखेंगे कि वो कितना रिजल्ट रहती है। पुश ओवर मतलब वी आर पुशिंग दैट बिल्डिंग टू सम काइंड ऑफ एक्सटेंट, तो वो एक एक्सटेंट जो होगा वो उसका अल्टीमेट एक्सटेंट होता है, वहां तक हम उसको पुश करते हैं, ठीक है ना। दो तरीके के पुश ओवर एनालिसिस होते हैं, वन इज डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट मेथड ऑफ फीमा 356 फीमा 356 एंड ये ईटीसी 40 जो है, ये यू कैन से दीस आर दी regulations for the structural designing regarding the earthquake, और ये इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, ठीक है। आप लोग सर्च मारना, इनमें पूरा इनका बुक्स हैं ये, और फ्रीली अवेलेबल है। तो ये आपको पूरा क्राइटेरिया देंगे कि अगर आपको कोई आइसोलेशन डिजाइन करना है तो कैसे करना, पुश ओवर एनालिसिस करना है तो आपको वैल्यू कौन कौन सी लेनी है, फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं, सो लाइक अ मैनुअल यू कैन से, आईएस कोड टाइप के, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट मेथड होता है, उसमें क्या होता है, वेयर टारगेट डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड टू व्हिच द स्ट्रक्चर इज पुश्ड। हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, टारगेट डिस्प्लेसमेंट को फिक्स कर देते हैं, वो वहां तक हम उसको देखते हैं कि वो पुश होने के बाद कैसा बिहेव करता है। द अदर इज कैपेसिटी स्पेक्ट्रम मेथड, where the load is incremented and check at each stage until what is called the performance point condition is reached। अभी देखो परफॉर्मेंस पॉइंट अगर मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, पर परफॉर्मेंस पॉइंट क्या होता है, हम यहाँ पे दो ग्राफ यूज करते हैं, एक डिमांड ग्राफ होता है और एक कैपेसिटी ग्राफ होता है। डिमांड ग्राफ ये होता है, वो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का ग्राफ होता है जो हमने पहले रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में देखा है, और एक अभी होता है हमारा, दैट इज कैपेसिटी ग्राफ होता है। इन दोनों को हम लोग ओवरलैप कराते हैं, और जहां पे हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा था वो परफॉर्मेंस पॉइंट होता है। परफॉर्मेंस पॉइंट मतलब जो हमने गिवन कंडीशन दी है उसमें उतना आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, स्टोरी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दैट इज नोन एज द परफॉर्मेंस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वो फील हो जाएगा ना। अब आता है वाटर हिंजेस। हिंजेस क्या होता है, ठीक है। अब हिंजेस वैसे अगर अपनी सिविल के बारे में अगर अपन बेसिक टर्म्स में देखें तो नो कि उसके अलॉन्ग रोटेशंस होने लग जाते हैं, मूवमेंट जीरो हो जाता है, ऑल दैट। सो क्या है यहाँ पे, हिंजेस आर द पॉइंट ऑन अ स्ट्रक्चर वेयर one expects cracking and yielding to occur in relatively higher intensity, so show that they show high flexural displacement as it approaches its ultimate strength under cyclic condition। मतलब हिंज एक ऐसी चीज है जहां से फेलियर होता है, एज वी नो, हम लोगों ने प्लास्टिक हिंजेस में पढ़ा है, पहले बीम बैंड होगी, ठीक है, फिर कोर्नर्स पे कहीं पे हमारे हिंजेस बनने चालू होंगे, फिर मूवमेंट धीरे धीरे रिड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, और फिर वो हिंजेस जाके बाद में क्या हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, वहां से हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, चीज क्रैक हो जाती है। दैट इज द फेलियर थ्योरी, अगर आपने पढ़ी हो तो हमने यहाँ पे पुश ओवर एनालिसिस में हिंजेस को ही चूज किया है, और हिंजेस को हम स्टडी करेंगे कि टाइम टू टाइम उन पे कितना लोड आ रहा है और कैसे वो फेल हो रहे हैं, ठीक है। सो हिंजेस क्या है, दीज आर द लोकेशंस वेयर वन एक्सपेक्ट्स टू सी cross diagonal cracks in an actual building structure after a seismic mayhem, and they are found to be at either ends of the beam and column। ये कॉलम और बीम के either ends पे होंगे, और एंड्स कुछ छोटी सी दूरी पे होते हैं, ठीक है, जहां पे हमारा शियर ज्यादा होगा और मोमेंट क्रॉस, हमारा मोमेंट जस्ट काउंटर फ्लेक्सर से क्रॉस हो रहा होगा, ठीक है, तो ये वहां पे होते हैं अराउंड। तो और वहां पे हमको डायगोनल स्ट्रेसेस मिलती है, तो दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा फेलियर वहां होता है, तो वहां से हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। Basically, a hinge represents localized force displacement relationship of a member through its elastic and inelastic phases under seismic loads। ठीक है, तो hinge क्या रिप्रेजेंट करता है, जितना फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या डिस्प्लेसमेंट होगा उस पॉइंट पे अंडर द seismic loads, वो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना।
अब आता है बात कि इसमें असाइन अपन उन हिंजेस को लेते कहाँ पे, वो हिंजेस की क्या, जैसे मैंने कहा अगर ये बीम है, ठीक है, तो इस एंड से कितनी दूरी पे मैं एक हिंज लूंगा और इस एंड से कितनी दूरी पे हिंज लूंगा, और या अगर ये कॉलम है मेरे पास, एक अगर पूरा का पूरा कॉलम है, तो मैं ऊपर से कितने एंड पे हिंज लूंगा और नीचे से कितना एंड पे हिंज लूंगा, ठीक है। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, लोग अलग अलग जगह पे इसको एनालिसिस करते हैं। हम लोग मेनली क्या लेने वाले हैं, हम लोग 10% पे लेने वाला, मतलब ऊपर से 10% आगे और नीचे से भी 10% ऊपर, अगर कॉलम की बात करें तो। अगर बीम की बात करें तो इधर से 10% आगे, उधर से 10%, पीछे से 10% आगे, तो हम वहां पे 2 हिंजेस ले लें, ठीक है। कोड्स भी ज्यादातर ऐसे कहते हैं। पहली बात, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड में पुश ओवर एनालिसिस को नहीं ले रखा है अभी, ठीक है, बट कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो हम IS 1893 से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट क्या, असाइनिंग हिंज स्टार्ट फ्रॉम 0, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ मेंबर, टू 1, दैट इज एंड पॉइंट। पहले से स्टार्ट करेंगे और एंड पॉइंट, उनके बीच में अपन लोग हिंजेस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख रखा है रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ हिंज 0.1, अगर कोई रिलेटिव डिस्टेंस है हिंज की और उसकी वैल्यू है 0.1, ठीक है, तो दैट मींस अगर मेंबर की लेंथ लेट से 1 मीटर है और मैं कह रहा हूँ कि रिलेटिव डिस्टेंस हिंज की 0.1 है, इसका मतलब क्या है, वो राइट हैंड साइड से 0.1 मीटर पे, दैट इज 10%। रिलेटिव डिस्टेंस होता है पूरे टोटल के रिलेशन, ठीक है, तो 0.1 है मतलब कि अराउंड 10% पे, दैट इज 0.1 मीटर पे पहला हिंज, और वैसा का वैसा एंड पे भी होगा 0.1 मीटर, ठीक है। ऐसा ही कॉलम में भी होगा, तो हम यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया हिंजेस के बारे में। मैं एक बार मेरा ये इधर रख देता हूँ साइड में। चल, नाउ कम्स द बिल्डिंग परफॉर्मेंस लेवल। अब बिल्डिंग परफॉर्मेंस लेवल क्या होता है, ये स्टेप वाइज वो फेलियर्स है जो अपन ने, मैंने अभी कहा ना, हम लोग फेलियर्स देखेंगे स्टेप वाइज कि बिल्डिंग कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये बिल्डिंग के परफॉर्मेंस के लेवल है, दैट इज फर्स्ट आता है ऑपरेशन लेवल। आप राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है वहां पे भी देख सकते हो, इधर हमारा मोमेंट या फोर्स रहेगा और इधर हमारे डिस्प्लेसमेंट्स रहेंगे थीटा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ऑपरेशन लेवल क्या होता है। As per this performance level, building are expected to sustain no permanent damages. अगर इस लेवल पे है तो expected to sustain no permanent, उसमें कोई permanent damages नहीं आते। It can retain its original strength and stiffness, वो अपनी stiffness रख सकता है। Major cracking is seen partition wall and ceiling as well as structure. Major जो cracking होगी आपको partition wall और ceiling में मिल सकती है, बाकी आपको structural elements में जो बड़े बड़े हैं उनमें आपको minor ही मिलेगी। फिर आता है intermediate, that is IO। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हमारा जैसे हमने स्ट्रेस डाल रहे हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट जो मिल रहा है पहले तो लीनियर गया, तो बी तक तो हमारा इलास्टिक हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा प्लास्टिक रीजन चालू हुआ। तो ये हिंजेस की प्रॉपर्टी एक तरीके से आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो IO को बोलते हैं हम इमीडिएट ऑक्यूपेंसी लेवल। ये लेवल क्या होता है, बिल्डिंग मीटिंग दिस परफॉर्मेंस लेवल आर एक्सपेक्टेड टू सस्टेन नो ड्रिफ्ट एंड स्ट्रक्चर रिटेन्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ स्टिफनेस तो ले लेगा, बट इट सस्टेन नो ड्रिफ्ट, वो ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं झेल पाएगा। माइनर क्रैकिंग मिलेगी पार्टीशन वॉल में, स्ट्रक्चरल एलिमेंट में, और एलिवेटर्स को हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं, फायर प्रोटेक्शन को भी फिर से ऑपरेबल कर सकते हैं, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ सेफ, ठीक है। तो अगर IU लेवल पर अगर आपका हिंज है, दैट मींस यू आर गोइंग गुड। फिर आता लाइफ सेफ्टी लेवल, दैट इज LS। This level is indicated when some residual stresses and stiffness is still left available in the structure, और gravity load bearing element function, no out of plane failure walls and tripping of parapet is seen। ऐसा कुछ अपन को भयंकर चीज नहीं देखने को मिलती है। some drift can be observed with some failure to the partition wall and the building is beyond economical repair। ऐसा हो जाता है इस केस में, सेफ तो होती है बट इकोनॉमिकल रिपेयर के पॉसिबल नहीं है। among the non structural element, failing hazard mitigates, but many architectural and mechanical system got damage। कोई अगर आपका जैसे AC वगैरह की कोई डक्ट लाइन वगैरह वो सब फेल हो जाएगी अगर आप लाइफ सेफ्टी लेवल पे चले जाते हो, पर अभी तक बिल्डिंग फेल नहीं हुई है, ठीक है ना। देन कम्स द कोलैप्स प्रिवेंशन लेवल, ये जो CP करके यहाँ पे दिख रहा है जो कि रेड में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बिल्डिंग मीटिंग दिस परफॉर्मेंस लेवल एक्सपेक्टेड टू हैव लिटिल रेसिडुअल स्ट्रेसेस, थोड़ी सी स्ट्रेसेस बचती है उनके पास बस, और स्टिफनेस भी बहुत कम बची होती है। बट द लोड बियरिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट फंक्शंस सच एज लोड बियरिंग वॉल्स एंड कॉलम्स, ठीक है, वो जो फंक्शन कर रहे होते हैं तब भी। and the building is expected to sustain large permanent drifts, उनमें large permanent drifts आ सकती है, failures हो सकता है, pyramid wall का extensive damage हो सकता है। at this level the building remains in collapse level, वो फिर इसके बाद collapse level में चली जाती है, इसके मतलब इसके बाद वो fail हो। तो this is the graph that we need to study, है ना, ये हमको देखना पड़ेगा हमारी बिल्डिंग, ठीक है। इसमें उसी डायग्राम को इन्होंने फिर से यहाँ से बताया और उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोग देखो, इधर फोर्स है, उधर डिस्प्लेसमेंट है। पॉइंट A इज द ओरिजिनल स्टेट, ये जो पॉइंट A है वो क्या है, ओरिजिनल स्टेट है जब हमारा बिल्डिंग चालू हुई, ठीक है। इसको हम OL बोलते हैं। OL हमने अभी जस्ट देखा क्या था, OL था ऑपरेशन लेवल, ठीक है ना। इस वाले ग्राफ में OL लिख नहीं रखा है, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में देखना, जो A है ना, इट इज OL, इट इज ऑपरेशन लेवल। B रिप्रेजेंट यील्डिंग। अब B के बाद क्या होना होता है, यील्डिंग होना स्टार्ट होता है। नो डिफॉर्मेशन अकर्स इन द हिंज अप टू B तक हिंज में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, होता ही नहीं, इलास्टिक होता है इसलिए।
पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट कैपेसिटी लिमिट फॉर पुश ओवर एनालिसिस, और ये जो सी पॉइंट है ये हमारे लिए अल्टीमेट लिमिट है, ठीक है, किसमें, पुश ओवर एनालिसिस में। इसके पहले हम लोग सब कुछ देखेंगे। पॉइंट डी रिप्रेजेंट अ रेसिडुअल स्ट्रेंथ लिमिट इन द स्ट्रक्चर, आफ्टर दिस लिमिट स्ट्रक्चर इनर्शियलाइजेस कोलैप्सिंग। डी तक क्या होता है, उसके पास थोड़ी सी रेसिडुअल स्ट्रेसेस रहती है, रेसिडुअल मतलब उसके अंदर कोई थोड़ी सी स्ट्रेस लास्ट बची होगी, कोई दम बचा होगा लास्ट, तो वो रहेगा, फिर उसके बाद वो क्या होता है, कोलैप्सिंग की तरफ बढ़ जाता है, गिरना चालू हो जाता है। और पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स द टोटल फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर, आफ्टर दिस पॉइंट हिंज ब्रेक डाउन। ई के बाद क्या हो जाएगा, हिंज पूरे टूट जाएंगे, आपकी बिल्डिंग पूरी नीचे गिर जाएगी। तो हमको इतना दूर तक जाना ही है, हम सिर्फ सी तक ही देखेंगे कि सी तक कितना जाता है, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर का कुछ लिमिटेशन, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का क्या है हमारे पास कुछ लिमिटेशन, तो क्या लिमिटेशन है वो देखते हैं। तो इसके क्या ना एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है पुश ओवर एनालिसिस का, द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम आइडियलाइजेशन। ये मानता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है इट विल करस्पॉन्ड टू सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सिर्फ एक ही डिग्री में क्या है वो फ्री है, इट इज मूविंग ऑन दिस सिंगल डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। वो थोड़ा, क्योंकि एक पूरी बिल्डिंग है, उसमें दुनिया भर के बीम्स है, दुनिया भर के कॉलम है, और जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कोई लीनियरली नहीं आ रहे, ठीक है ना। अर्थ को कभी बता के नहीं आएगा कि भाई मैं एक्स डायरेक्शन में आऊंगा, इतने एक्सलेशन के साथ आऊंगा, ठीक है, वो टोटली नॉन लीनियर वे में आता है। तो आप कभी भी ये नहीं मान सकते कि आपकी बिल्डिंग एक कोने में झुकेगी एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, है ना। तो अब वो इट इज नॉट एन आइडियलाइज्ड वे, ठीक है। पर इसके कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी है जो मैं तुमको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन है। तो क्या कहता है, वन ऑफ द फंडामेंटल सिंप्लिफिकेशन अंडरलाइंग द कांसेप्ट ऑफ पीए इज दैट इज कंसीडर द स्ट्रक्चर एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हिच इज रियली इट इज हार्ड, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। एंड दैट मींस द स्ट्रक्चर मॉडल विद न्यूमरस जॉइंट विद लंप्ड masses is assumed to be equivalent to a single vertical strut fixed at the bottom with a single mass lumped at the bottom। मतलब ये मान रहा है कि आपकी जो पूरी बिल्डिंग है वो एक मास है जो कि नीचे से फिक्स है और ऊपर से खुली हुई है, फ्री है, एंड इट विल मूव इन अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब इट्स काइंड ऑफ नॉट पचाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। Now this makes one aspect of the procedure ignoring that the structure has numerous joint। अपन इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि उसके बहुत सारे न्यूमरस जॉइंट है विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग, उनकी अलग अलग वैल्यू है डैम्पिंग की, और डैम्पिंग मैंने आपको बताया था इट इज द डिक्रीमेंट इन द एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो लीविंग इट विद जस्ट अ सिंगल ग्लोबल वैल्यू टू डील विद, और हम एक सिंगल कोई ग्लोबल पूरी वैल्यू ले लेंगे एक मॉडल के लिए, और उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसको डिजाइन कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट द ट्रू वे, ठीक है। बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर भी, पुश ओवर एनालिसिस पे भी, और उन्होंने बोला है बहुत सारे अपने अलग अलग उन लोगों ने यू कैन से रेमेडियल मेजर्स दिए हैं पुश ओवर एनालिसिस को बचाने के लिए, कि आप हर एक पॉइंट पे जो आपके फैक्टर्स हैं, लोड के जो फैक्टर्स हैं उनको बढ़ा सकते हो, ऑल दैट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके दिए हैं जिससे इसकी लिमिटेशन ये थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं ना। अगर अब इसमें ये प्रॉब्लम है तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, वेयर वी एक्चुअली यूज पुश ओवर एनालिसिस। तो हम इसको दो सिचुएशन में यूज करते हैं। फर्स्ट, व्हेन एन एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैड डेफिशिएंसीज इन सेस्मिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी ड्यू टू आइदर ओमिशन ऑफ सेस्मिक डिजाइन व्हेन बिल्ट। या तो अपन जब स्ट्रक्चर को बना रहे थे तो अपन उसमें कोई सेस्मिक चीज डालना, मतलब कोई भी सेस्मिक पैरामीटर लेना भूल गए, या उससे रिलेटेड कोई डिजाइन करना भूल गए, या हमने किया नहीं, ठीक है। कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो डेफिशिएंट है, मतलब उसमें कमी है, सेस्मिक रेजिस्टेंट, अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो गिर जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो वहां पे हम पुश ओवर एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि उसका कौन सा हिंज पहले फेल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अभी बहुत सारे हिंजेस बनाएंगे, हम देखेंगे कौन सा हिंज पहले फेल हो रहा है, तो हम उस एरिया को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, और द स्ट्रक्चर बिकम्स सेस्मिकली इनएडिक्वेट ड्यू टू लैटरल अपग्रेडेशन ऑफ द सेस्मिक कोड and is to be retrofitted to meet the present seismic demand. PA can show where the retrofitting is required and how much। मतलब कि लेट्स से आपने 1980s में एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है, उसके बाद आपका सेस्मिक जो कोड है जैसे 1893 है वो रिवाइज हो गया, और उसने रिवाइज होने के बाद बोला कि आपकी बिल्डिंग में समथिंग इतना कुछ होना चाहिए था, तो उसने बोला इतना फोर्स या इतना डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है मिनिमम, तभी आप सेस्मिक में पास हो गए। पर आपको पता पड़ता है कि आपकी बिल्डिंग में तो वो कोड का प्रोविजन लिया ही नहीं गया, क्योंकि 1980 जब अपन ने बीम बनाया था तब वो कोड था ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे, उसको रेट्रोफिट करोगे। रेट्रोफिटिंग मतलब नेट पे सर्च करना, लोग रेट्रोफिटिंग क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में। एक कॉलम को फिर से रेट्रोफिट करना, मतलब कॉलम को बड़ा करना है, तो उसके चारों तरफ फिर से सरिया लगाते हैं और फिर से कंक्रीटिंग कर देते हैं। सेम गोज विद द बीम, सेम गोज विद द फाउंडेशन, उसको रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। तो कहाँ पे रेट्रोफिटिंग करनी है, पूरे बिल्डिंग में तो करने से रहे, तो कहाँ करनी है वो हमको कौन बताता है, पुश ओवर एनालिसिस बताता है। वो कैसे बताएगा, जहां पे हिंजेस पहले फेल हो रहे होंगे या जहां हिंजेस पहले बन रहे होंगे हम उनको रेट्रोफिट करते हैं, या जो पहले फेल हो रहे होंगे वहां पे हम लोग रेट्रोफिट करते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ पुश ओवर एनालिसिस। इटेप्स के अंदर क्या स्टेप रहेगी अपनी मेनली, ठीक है।
तो जब अपन लोग स्टार्ट करेंगे तब अपन ये स्टेप ऐसे एक एक करके देखेंगे। अगर अभी फिर भी एक बार आप ऊपर से देख सकते हो क्या है, ध्यान रखना हमको पहले बिल्डिंग को किसी एक सिस्मिक फोर्स के अंदर एनालिसिस और डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पुश ओवर एनालिसिस, ये एनालिसिस का मेथड है, इट इज नॉट फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है ना। ये एनालाइज करेगा और देखेगा कि आपका स्ट्रक्चर कब कैसे प्रोग्रेसिव फेलियर पे जाता है, ठीक है ना। हर स्टेप स्टेप में एक एक करके देखेगा कि हाउ द हिंजेस विल फॉर्म और उसमें कैसे कैसे स्ट्रेसेस आएगी, ये डिजाइन नहीं करना, ठीक है ना। तो आपका स्ट्रक्चर आपके लिए पहले से डिजाइन होना चाहिए किसी एक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम पे या टाइम हिस्ट्री पे किसी पे भी, और आपको देखना होगा कि सब आपके जो एलिमेंट्स वो पास हैं कि नहीं, फिर आप इसको एनालिसिस करोगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट द एनालिसिस एंड डिजाइन मस्ट हैव टू बी कंप्लीटेड, और उसके बाद ये सारी चीजें लगेगी। फिर हमको इसमें पहले डिफाइन करनी पड़ेगी चीजें, जिसमें हम डेड लोड को एज ए नॉन लीनियर लेंगे, ठीक है। अभी तक हम डेड लोड को लीनियर लेते हुए हैं, हम यहाँ पे डेड लोड को नॉन लीनियर लेंगे, क्योंकि हम लोग मानेंगे कि वहां से पुश ओवर एनालिसिस चालू होता है, ठीक है। फिर हम लोड केसेस में डिफाइन करेंगे, एक्स डायरेक्शन में पुश ओवर को डिफाइन करेंगे, वाई में भी करेंगे, ठीक है। फिर हम हिंजेस डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रन कर देंगे एनालिसिस डेड लोड को लेके, एक्स डायरेक्शन का पुश ओवर लेके, वाई डायरेक्शन का पुश ओवर लेके, और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हिंजेस बन रहे हैं और कैसे कैसे बन रहे हैं। हमारे पास स्टेप्स आएगी, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके। तो जैसे जैसे हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर देंगे, जैसे 300 mm 200 mm का डिस्प्लेसमेंट टॉप स्टोरी पे फिक्स कर देंगे, हम मान के चलेंगे कि उतना ही जाना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उतना जाएगा, तो उस तक जाने में कितने हिंजेस बनेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम हिंज कर्व देखेंगे, पुश ओवर का कैपेसिटी कर्व देखेंगे, और शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईटप्स के अंदर डिजाइनिंग चालू करेंगे, ओके।